वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत नमस्कार सबको ज्वाइन करने के लिए। अगर कुछ लोग अभी भी छूट गए हैं जिन्हें ज्वाइन करना है और वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको कॉल करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि अगर वो ज्वाइन कर सकें तो। अभी हम अभी विल बी स्टार्टिंग द प्रोसीडिंग्स नाउ. So this is the May meeting of Diachamps India. My name is Anirban and I have my senior Swami Dayadipananda ji with me. I have my other colleagues, Surbhi is there, and then we have Sonu ji, who is going to take us through our yoga sessions today. So most welcome to Diachamps India. ये एक ऐसा ग्रुप है अनोखा जो कि मधुमेह से जो लोग हैं उनकी सहायता के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। ये करीब बहुत अरसे से स्वामी जी इसको संचालित करते हैं हरिद्वार रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस में। उसके बाद जब हमने इसको ऑनलाइन किया तो हम इसी की वजह से हम जुड़ पा रहे हैं आज आपके साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसे कि हर बार हम हमेशा करते हैं, हम एक छोटी सी प्रेयर के साथ, एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं। तो इस बार भी हम वही करेंगे। हमारी प्रार्थना वही हर बार की तरह वही सेम प्रार्थना हमारी रहेगी। ये एक तरह से मैं कहता हूँ एक एंथम है हमारे डायचम्स इंडिया के लिए। आप अपनी जहाँ पे भी हैं, आप अपने ईश्वर, अपने उस शक्ति को याद करें इस प्रेयर को सुनते हुए, और उसके बाद में हम फिर प्रोसीडिंग्स को आगे लेके बढ़ेंगे। स्वामी जी अपने शब्द रखेंगे और उसके बाद में हमारा पूरा प्रोग्राम होगा। और आज आप जानते हैं कि दो हमारे बहुत बड़े डॉक्टर आने वाले हैं। उनसे आप सवाल जवाब कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं आपकी तकलीफों के बारे में, और वो बहुत खुशी खुशी आपको जवाब देंगे। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ये आज हमारा शेड्यूल रहेगा। मैं अभी तुरंत स्वामी जी को हैंड ओवर करूंगा और उनका स्वागत करते हुए ये स्क्रीन उनको हैंड ओवर कर रहा हूँ। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार। A warm welcome to all our Diachamps video. Those who have joined for the first time, let me inform you that this is a special peer support group meeting which is conducted every month, last Sunday, 9 to 10:30, focusing on management of type 1 diabetes along with other health-related issues of children and adults. It involves the children, adults, and parents of type 1 diabetic families. As we all know, COVID-19 has hit upon the whole world. After the second wave, slowly the number of cases are decreasing and things are coming to normalcy. Now this is a post-COVID era. जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें, ये जो हमारा सपोर्ट ग्रुप मीटिंग है मेनली डायबिटिक चिल्ड्रन और अडल्ट के लिए है, जहाँ पे बच्चे, माता पिता, उनके बंधु वर्ग सब मिलके डायबिटीज के साथ कैसे एक कुशल और आनंदमय जीवन जीने का एक प्रयास करने के लिए सब मिलके सीखें, जहाँ पे हम सब लोग मिलके योगा, प्राणायाम, प्रेयर, मॉडर्न साइंस और एक्सपर्ट डॉक्टर जहाँ के हम सब लोगों से अपना प्रश्न का उत्तर देते हैं। एक पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम हर आखिरी रविवार सुबह 9 से 10:30 बजे का प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम में हम सब लोग जुड़े हैं। सभी का स्वागत करते हुए सभी बच्चे और पेरेंट्स, आप लोगों को सब विदित है कि ये जो कोविड-19 पूरा दुनिया को जबरदस्त उसका जो प्रकोप दिखा के इतना कष्ट दिया बहुत लोगों को,
तो उस संकट एक क्षण से हम सब लोग गुजर रहे हैं। ईश्वर की कृपा से अभी जो कोविड-19 एंड कॉम्प्लिकेशन केसेस कम होते जा रहे हैं। इस बीच में जो हमारे डायबिटिक बच्चे हैं, डायबिटीज रहने के बावजूद अपना स्वास्थ्य को ठीक रखा, अपना ब्लड शुगर को ठीक रखा, डायबिटिक एजुकेट संकट में रहे और एक दूसरे से मिलके इस टफ टाइम में भी कैसे हम अच्छा अपना जीवन बिताएं, ये आप जो करके दिखा रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट। आज जैसे हम जानते हैं 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमसे जुड़ेंगे 10 बजे, जिसमें आप सब लोग बच्चे माता पिता उनसे प्रश्न पूछेंगे और बहुत सारा चीज हम सीखेंगे। और आज इस सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में विशेष कुछ IWS मेंबर्स हैं, इंटीग्रेटेड वेलनेस साइंस प्रैक्टिस, जो हमारे साथ पिछले 1 महीने से योगा, प्राणायाम, प्रेयर, साइंस और गुड प्रैक्टिस सीख रहे हैं। So they are also joining this meeting to support the children, and maybe we'll learn something new when it comes to yoga and knowledge about our health. Anyway, so with this brief introduction, जैसे हमने बोला, it's a post-COVID era. कोरोना का बाद एक नया era, एक नया युग चालू हुआ है। श्री रामकृष्ण बोलते हैं, जो तो बाती तो सीखी, as long as I live I do learn। हम जब तक हैं रोज कुछ ना कुछ नया सीखना है। ज्ञान, नॉलेज इज पावर। ज्ञान एक अद्भुत शक्ति है। उस शक्ति के जरिए हम अपने रोज जीवन में जो भी बाधाएं, कठिनाइयां आता है, उसका सामना करने के लिए सदृढ़ हो जाते हैं। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, से स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, शक्ति ही जीवन है। हमको शक्तिशाली बनना है। शारीरिक, फिजिकल स्ट्रेंथ बाय डूइंग योगासना, प्राणायाम एंड ईटिंग राइट फूड, राइट लिविंग। शारीरिक शक्ति के लिए। उसी तरह प्राणायाम, जो हमारा ये शरीर है, इसके पीछे एक प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति से शरीर को चलाता है। सही तरीके से प्राणायाम करने से हमारा शरीर को चलाने का एक शक्ति मिलता है। उसी तरह मनोमय कोश, माइंड इज नथिंग बट बंडल ऑफ थॉट। जो हमारा आलोचना है, ये सब आलोचना के समूह को लेके हम मन कहते हैं। उस मन को कैसे शक्तिशाली बनाए, उसके लिए अच्छा विचार, स्वामी विवेकानंद जी का टीचिंग, महात्मा लोगों का टीचिंग, बड़ों का टीचिंग, उनसे सीखना है। अच्छा विचार को मन में डालना है। विज्ञानमय कोश, बहुत सारे चीज समय में हमको समझ में नहीं आता, क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी कोरोना काल है, बाहर जाएं न जाएं, तो उसमें गाइडलाइन, हमारा बुद्धि को चलाने के लिए कुछ विचार दिया गया। विज्ञानमय कोश, उसके लिए शास्त्र ग्रंथ अच्छे से किताब से पढ़ के सीखना होगा। आनंदमय कोश, जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, अपना भीतर एक अद्भुत शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, जिसको हम सत-चित आनंद बोलते हैं। अंदर में एक अपने आप में एक आनंद का अनुभव करने के लिए जो शक्ति चाहिए, अंदर में उसको खोज करना है। स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। So spiritual strength can make us strong physically, mentally, emotionally, socially. That's what the definition of health is. WHO's definition जब हम पढ़ते हैं, ऐसा एक स्वास्थ्य जीवन जो बीमारी से फ्री हो, जहां पे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल लेवल में हम फ्री फ्रॉम डिस्कम्फर्ट और डिजीज। हम मानसिक, शारीरिक, अपना भावनात्मक इस शक्ति को बढ़ाएं और हम अपना एक अंदर का जो आनंद है उसको देखें। ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य व्यक्ति कहलाता है। तो हम सबको स्वास्थ्य, वेलनेस, और गोल इज टू अटेन दैट वेलनेस, स्वास्थ्य। तो उसके लिए इस टाइप 1 डायबिटीज में हमारा फोकस यही रहता है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर हेल्थ। टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसा कंडीशन है जहां शरीर के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है। उसके बावजूद हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? अपना रोज शुगर का नापना,
खाने के हिसाब से इंसुलिन लगाना, सब मिल के रहना, एक दूसरे से सीखना, एक परिवार के जैसे हमको सबको रहना, यही चीजों को हम लगातार पिछले 8-9 सालों से सीख रहे हैं। जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तब से हमने एक ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट करी है, जहां हम घर बैठे बैठे एक दूसरे से मिलेंगे, बात करेंगे, सीखेंगे। तो ऐसे आज योगा सेशन हमारे साथ चलाने के लिए सोनू जी हैं, जो यश व्यासा बेंगलुरु से हैं। हाँ, जो ऑलरेडी हम रोज हर रविवार सीख के जो योगा प्राणायाम करते हैं, उसी गाइडलाइंस में आज का योगा सेशन चलाएंगे। तो हम सब लोग मिलकर योगा प्राणायाम तो करेंगे ही, उसके बाद जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, दो एक्सपर्ट डॉक्टर, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। So I request all the members of our Diachamps India, along with our new IWSP members who are there to support our children and parents, to ask their questions also if they have anything related to pediatric health. जो बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए जो भी प्रश्न हम पूछना है हम पूछ सकते हैं, स्पेशली कोविड-19 के टाइम में अनेक सारे प्रश्न रहते हैं। पहले कुछ दिन पहले हम व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहे थे, कोई पूछ रहे थे कि हमारा बच्चा को डायबिटीज है, उसका खाना थाली में दूसरा बच्चा भी खा सकता है? डेफिनेटली। टाइप 1 डायबिटीज इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। टाइप 1 डायबिटीज छुआछूत से फैलने वाला बीमारी नहीं है। तो एक ही खाने थाली में दोनों बच्चे खा सकते हैं, जिसको टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज नहीं है। कोरोना, कोविड इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, इट इज अ इन्फेक्शन डिसीज। तो अगर किसी एक बच्चे को कोविड हो गया है, दूसरा बच्चा उससे दूर रहना है 10 से 14 दिन, जिसको हम आइसोलेशन क्वारंटाइन बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारा जानकारी सीखने के लिए हमको मिलेगा। अभी आई हैंड ओवर द माइक टू सुरभि टू कंडक्ट द मीटिंग। Thank you Swami ji. Namaskar. Thank Over you to so you, much Surbhi. for having me. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सुरभि चौधरी है। आज हम सभी के समक्ष सोनू मौर्य जी आए हैं, जो कि कर्नाटका से हैं, और आज वो हम सभी बच्चों के लिए स्पेशली टाइम निकाल कर आए हैं हम सभी को योगा सिखाने के लिए। तो मैं उनका हमारी मीटिंग में वेलकम करना चाहूंगी। आई वेलकम यू सोनू मौर्य जी। नाउ आई हैंड ओवर द माइक टू सोनू मौर्य जी। प्लीज गो अहेड विद योर प्रेजेंटेशन। थैंक यू स्वामी जी। आराम से बैठ जाइए अपनी जगह पे। धीरे से आंख को बंद कर लीजिए, दोनों हाथों को घुटनों पर रखिए, चिन्ह और ज्ञान मुद्रा में 3 बार लंबी और गहरी सांस लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सहेल कंप्लीटली, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale. Now start the practice session with 3 Omkara. Inhale deeply. Feel the Omkara vibration throughout the body. ओंकार से उठने वाले कंपन का अनुभव कीजिए पूरे शरीर में।
धीरे से आंखों को खोलिए। सबसे पहले हम एक क्रिया करेंगे, अग्निसार क्रिया, जो कि डायबिटीज के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं, बैठ करके भी और खड़े होकर के भी। तो हम सबसे पहले अभी खड़े होकर के देखेंगे। आज खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का अंतर रखेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। थोड़ा सा आगे की तरफ झुकिए। गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ पूरी तरह झुकना है और पूरी सांस को छोड़ना है। पूरी सांस निकालने के बाद पेट को अंदर की तरफ खींचिए। आप देख सकते हैं क्या, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। फिर खींचने के बाद उसको आगे पीछे करेंगे, पेट की मांसपेशियों को। जितना कर सकते हैं, एक बार में 3 बार, 4 बार या 5 बार, आपके क्षमता के अनुसार उतनी बार करेंगे। एक बार और करें। गहरी सांस लीजिए, पूरी सांस छोड़िए, आगे झुकिए पूरा, पेट को अंदर खींचिए और उसको क्लैप कीजिए। गहरी सांस लीजिए, सीधा खड़े हो जाइए। एक बार और करेंगे। गहरी सांस लें, पूरी सांस छोड़िए और पेट को अंदर खींचिए। Clap your abdominal muscles towards your spine as much you can. Just practice. Inhale and relax. Take a deep breath. अभी हम श्वसन क्रिया करेंगे। खड़े होकर के दोनों पैरों को एक साथ मिलाइए। दोनों हाथों को सामने रखिए, हथेलियां एक दूसरे की तरफ, पांव फेसिंग ईच अदर। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को खोलेंगे, पूरी सांस अंदर भरेंगे, अपने हाथ को और सांस के मूवमेंट को मिलाएंगे। पूरी सांस अंदर भरिए जितना भर सकते हैं। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए वापस लाइए हाथ को। 2 बार और करेंगे। एक बार और करेंगे। गहरी सांस लेते हुए हाथ को खोलिए, सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस हाथ को नीचे रखिए। इसलिए एक अभ्यास हम और करेंगे, एंकल स्ट्रेच ब्रीदिंग। इसमें दोनों पैरों को मिला के रखिए। अपना ध्यान किसी भी एक स्थान पर केंद्रित कीजिए। ध्यान केंद्रित करें जिससे कि आप गिरेंगे नहीं और बैलेंस आपका बना रहेगा। दोनों हाथों को रखिए। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाना है और एड़ियों को भी साथ स्ट्रेच together with heel, stretch completely. Stand on your feet. Exhale, come back. Exhale. Inhale down, inhale up. Exhale down. Relax. के बाद हम लूजनिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। शुरू करते हैं जॉगिंग और जंपिंग से। मुट्ठी बांधिए, अंगूठा अंदर की तरफ छाती पर रखें। धीरे धीरे पहले तो टो मूवमेंट करेंगे, फिर धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे। फिर थोड़ा सा और ऊपर उठाइए जितना उठा सकते हैं। डाउन, ब्लैक, साइड 3, 4, 5। आराम से रिलैक्स। के बाद साइड बेंडिंग करेंगे, पार्ट एटलीस्ट 1 फीट। दोनों हाथों को कमर पर रखिए। गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए एक साइड बेंड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 मध्य में आ जाइए, गहरी सांस करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए हुए ऊपर पीछे की तरफ बेंड करेंगे, कमर से पूरा जितना झुक सकते हैं आराम से झुकिए। 1 3 मध्य में आ जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए। अगला अभ्यास करेंगे अल्टरनेट टो टचिंग। इसमें पैर को पूरा खोलिए, जितना खोल सकते हैं मैक्सिमम। But how are we supposed to support our organ body? I think Sonu ji has got some connectivity issues. So we'll just wait for him to join back. Unitedly work to further spread of COVID-19 in our country. I'm sorry, मेरे ख्याल से सोनू जी का कनेक्शन ड्रॉप हो गया है. I'm just trying to reconnect. हाँ, he's connecting. हेलो। हाँ सोनू जी, आपका कनेक्शन कनेक्शन थोड़ा लूज है, हाँ मिस हो गया था. नेटवर्क का इशू। या यू कैन कंटिन्यू. अभी हम आसन की शुरुआत करेंगे। एक बार पहले खड़े होकर के हम आसन करेंगे, त्रिकोण आसना। दोनों पैरों को खोलिए लगभग 1 मीटर के अंतर में। थोड़ा कैमरा ऊपर ले लेंगे सोनू जी. हाँ ठीक है, बस हाँ ठीक. दोनों पैरों को स्थिर बनाइए। दोनों हाथों को कंधे के बराबर उठाइए। Raise your hands, both hands on shoulder level. Inhale, exhale, bend right side. You can catch your right big toes with the right hand and take your left hand towards the sky. Look up and hold the posture. Make sure your knee should be straight. Hold 10 seconds. Now inhale, come to the center. Don't change your leg position, just be there and hold. Now we'll practice other side. Inhale, once again raise your hands. Exhale, bend, left side. Look towards right hand, towards the sky. Make sure your knee should be straight. Elbows should be straight. Shoulder in one line. Hold 10 seconds. Inhale, come to the center. Raise your hands down. Take your feet together. Inhale, relax. अभी हम सिटिंग पोस्चर के आसनास करेंगे।
आराम से बैठ जाइए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ नितंबों के बगल में रखिए, कोहनी को सीधा रखें, stretch your elbows, make sure your spine should be erect, look front, take a deep breath। इसी श्रृंखला में हम पहले करेंगे पश्चिमोत्तानासना, एक फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर है। दोनों हाथों को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, साइड से उठा सकते हैं, सामने से भी उठा सकते हैं। गहरी सांस लेते हुए पूरे हाथ को ऊपर खींचिए, पूरा ऊपर के शरीर को खिंचाव दीजिए। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है, जितना झुक सकते हैं आप अपनी क्षमता के अनुसार। दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए, बड़े अंगूठे को पकड़ सकते हैं या फिर अपने टखने को पकड़ सकते हैं। जहां तक जा सकते हैं जाइए, मैक्सिमम जितना जा सकते हैं जाए। अंतिम अवस्था में 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। लंबी सामान्य श्वास के साथ 10 सेकेंड होल्ड कीजिए पोस्चर को। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आ जाइए, हाथों को वापस लीजिए। एक बार फिर से खिंचाव दीजिए ऊपर की तरफ, धीरे से हाथों को नीचे रखिए, पैरों को खोल लीजिए, हाथों का सहारा लेके आराम करें। लंबी और गहरी सांस लीजिए। जो भी खिंचा हुआ है आपकी रीढ़ की हड्डी में, उसका अनुभव कीजिए। जो भी दबाव अनुभव हुआ है आपके पेट पे, जो भी संकुचन का अनुभव हुआ है, तो महसूस कीजिए। फिर से हम इसी श्रृंखला में आगे करेंगे मंडूकासना। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दाहिने पैर को दाहिनी तरफ से, बाएं पैर को बाईं तरफ से, वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को मुट्ठी बांधेंगे अंगूठा अंदर की तरफ और नाभि के किनारे पे दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे। गहरी सांस लेते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड करेंगे, रीढ़ की हड्डी में एक कर्व बनाएंगे, ऊपर सिर को ऊपर करेंगे जितना कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे, पूरी सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे। अंतिम अवस्था में पूर्ण रूप से सांस को छोड़ना है, पूरा फुल एक्सहेलेशन। तो धीरे से आप सिर को ऊपर कर सकते हैं, सामने की तरफ देखें। इसी अवस्था में 10 सेकंड होल्ड कीजिए सामान्य सांस के साथ। धीरे से सिर को वापस लाइए, सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर पूर्व स्थिति में आ जाइए। हाथों की मुट्ठी को खोलें, धीरे से हाथों को घुटनों पर रख लीजिए और जो भी परिवर्तन हुआ है शरीर में उसका अनुभव कीजिए। जो भी पेट पे दबा हुआ है, खिंचा हुआ है, उसका अनुभव कीजिए। इसके बाद हम वक्रासना करेंगे। वक्रासना एक प्रारंभिक अभ्यास है अर्ध मत्स्येंद्रासना के लिए। जो लोग शुरुआत में अर्ध मत्स्येंद्रासना नहीं कर पाते हैं उनके लिए वक्रासना शुरू करेंगे। बाएं पैर से, बाएं पैर को फोल्ड कीजिए, घुटने के बगल में रखिए, बाएं हाथ को पीछे की तरफ सहारा दीजिए, अपने रीढ़ की हड्डी से लगा के रखें। दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ उठाइए, रेज योर राइट हैंड अप, ट्विस्ट फ्रॉम द वेस्ट रीजन टुवर्ड्स योर लेफ्ट। कमर से पूरा ट्विस्ट कीजिए और दाहिने
कोहनी को बाएं घुटने से दबाइए अंदर की तरफ, दाहिनी तरफ, जितना कर सकते हैं उतना करें। अपना एंकल जॉइंट को या फिर बिग टो को पकड़ने का प्रयास कीजिए। होल्ड करें, ट्विस्ट करें मोर एंड मोर, लुक बैक, ट्विस्ट फ्रॉम द ब्रेस्ट रीजन, मेक श्योर योर शोल्डर्स शुड बी इन वन लाइन, लुक बैक, होल्ड 10 seconds with normal breath. Feel the twist. Inhale, come back, release your hand, release the leg, and relax. Take a deep breath. अभी इसी को दूसरी तरफ से करेंगे। दाहिने पैर को फोल्ड कीजिए, दाहिने हाथ से पीछे सहारा लीजिए, इसको सीधा रखिए, कोशिश करें स्पाइन को सीधा रखिए, बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, बाएं हाथ को लॉक करेंगे घुटने के साथ, पूरा प्रेस कीजिए अंदर की तरफ, क्या कर सकते हैं तो इससे ट्विस्ट करने में आसानी होता है। फिर बाएं पैर को पकड़ेंगे, दाहिने अंगूठे को पकड़िए, फिर से प्रेस कीजिए और ट्विस्ट कीजिए जितना कर सकते हैं पीछे की तरफ। होल्ड द पोस्चर 10 seconds with normal breath. फिर से वापस आ जाइए सामान्य सांस के साथ, हाथ को रिलीज कीजिए, पैर को रिलीज कीजिए। Take a deep breath and feel the twist. के बाद अर्ध मत्स्यंडासना करेंगे। शुरू करते हैं, दोनों पैरों को मिलाइए, दाहिने पैर को बाएं पैर के अंदर से लीजिए, बाएं नितंब के पास दाहिने घुटने को रखिए, बाएं पैर को दाहिनी तरफ रखिए, दाहिने घुटने के बाहर, इस प्रकार से। फिर बाएं हाथ से पीछे की सहारा दीजिए जिस प्रकार हमने वक्रासन में किया था। फिर दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, पूरा खिंचाव दीजिए, दाहिनी कोहनी को बाएं घुटने से अंदर की तरफ दबाइए, कोशिश कीजिए बाएं अंगूठे को पकड़ने का प्रयास कीजिए, ट्विस्ट कीजिए पूरा पीछे की तरफ, पूरा ट्विस्ट कीजिए, कंधे को एक लाइन में रखिए, सामान्य स्थिति में, सामान्य सांस के साथ 10 सेकेंड रुकिए। धीरे से हाथ को रिलैक्स कीजिए, पैर को सीधा कीजिए। दूसरी तरफ से करेंगे, बाएं पैर को दाहिनी तरफ रखें, दाहिने हाथ से सहारा लीजिए, बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, पूरा लॉक कीजिए, बाएं कोहनी को दाहिने घुटने से लॉक करें, दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़िए, पूरा ट्विस्ट कीजिए कमर से, पीछे की तरफ देखें, ट्विस्ट मोर एंड मोर, लुक बैक, होल्ड द posture with normal breath at least 10 seconds. धीरे से वापस आ जाइए, हाथ को रिलैक्स कीजिए, पैरों को सीधा कीजिए, आराम से शिथिल अवस्था में बैठ जाइए, पैरों को खोल लीजिए, हाथों का सहारा ले लीजिए, लंबी और गहरी सांस लीजिए, जो भी परिवर्तन हुआ है उसका अनुभव कीजिए।
एक अभ्यास हम लेट करके करेंगे, पवन मुक्तासना। लेट जाइए पीठ के बल, पूरा शरीर को एक चीज पे रखिए। सबसे पहले हम दाहिने पैर से शुरू करेंगे। दाहिने पैर को फोल्ड कीजिए, दोनों हाथों से दाहिने घुटने को पकड़िए, ऊपर की तरफ खींचे, पूरा सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ खींचे, घुटने को छाती से लगाइए, पूरा सांस छोड़ते हुए चिन को घुटने से टच करना है। 10 सेकेंड होल्ड कीजिए इसी अवस्था में। सामान्य सांस के साथ होल्ड कीजिए। धीरे से सिर को नीचे रखें, सांस लेते हुए कंटिन्यू सांस लेते हुए पैर को ढीला छोड़िए। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को फोल्ड कीजिए, दोनों हाथों से बाएं घुटने को पकड़े, ऊपर की तरफ खींचिए, जितना खींच सकते हैं सांस छोड़ते हुए। कंटिन्यू सांस छोड़ते हुए सिर चिन को या माथा को फोरहेड टच करें घुटने पे। सेकेंड होल्ड कीजिए सामान्य सांस के साथ, धीरे से छोड़ दीजिए। सांस लेते हुए पहले सिर को नीचे रखिए, फिर पैर को ढीला छोड़िए और सीधा कीजिए। इसके बाद दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, नमस्कार। I think connectivity issues, Sonuji. So we can practice some pranayama for 2-3 minutes and go ahead with our next agenda. Yes, sir. So all of our children and parents already we have learned. Let us practice Anulom Ulom, alternative nasal breathing together. Slow, medium, fast, all the 3 speeds we can practice. Alternative nasal breathing, Anulom Vilom, helps to regulate our breath. It brings a mental and physical balance. All the imbalances are the root cause for many of the diseases. So by bringing the balance in the body and mind, many of our diseases can be cured. So in a way, it is a solution for type 1 diabetes. It was seen that many of the children who practice Anulom Vilom Pranayam, their insulin requirement came down. Let us practice. Now let us practice Bhastrika, rapid and fast breathing, long and deep breathing, Bhastrika. Breathe in, breathe out. Increase the lung capacity. It increases our immunity. Bhastrika. Bhastrika is very good pranayama to increase our body immunity.
Then Kapalbhati, the focus is on the Nabhi. Kapalbhati helps in reducing the central obesity. It resolves the metabolic disorder. Children who practice Kapalbhati, their insulin requirement came down. The focus is on the Nabhi, the Prana Shakti, from the Nabhi to all the cells, Kapalbhati. Then Bhramri, close your ears, close your eyes, humming sound, Om. Then Ujjayi Pranayama. Hold your throat tightly, breathe in. Ujjayi Pranayama helps in managing all sorts of throat issues. Hypothyroidism was cured by practicing Ujjayi Pranayama properly. Hold your throat tightly, breathe in, hold for some time, breathe out. Then Omkara. Breathe in, when you will breathe out, say Om. Om is the symbol of God, the highest energy. We can experience the highest energy which is our real self by chanting Om. ओंकार अपना स्वयं का प्रतीक है, भगवान का प्रतीक है। ओंकार का अभ्यास करने से अपने स्वयं को हम पाते हैं, भगवान का शक्ति को हम पाते हैं। तो yogic jogging, Sukshma Vyayama, Asana, Pranayama, connecting the body, mind and soul. जो हमारा शरीर है, जो हमारा मन है, इसके पीछे जो हमारा एक शक्ति है, आत्मा जिसको हम बोलते हैं, भगवान का शक्ति, वो शक्ति जो सारा दुनिया को चलाता है, वही शक्ति शरीर को चलाता है और हम वो शक्ति हैं। जब हम अपने आप को शक्ति से जोड़ते हैं, हम सर्वशक्तिमान हो जाते हैं। जहाँ शक्ति है वहाँ दुर्बलता नहीं, शक्ति ही जीवन। शरीर मन को हमको शक्तिशाली बनाना है, यही योगा अभ्यास का प्रयोजन है। तो हम हर महीना भले ही एक बार सबको ये डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं हर बच्चा अपना माँ बाप, बहन, भाई के साथ घर में रोज सुबह योगिक जॉगिंग, फ्री हैंड एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम, योगासन, प्राणायाम, प्रार्थना और ध्यान का अभ्यास करें। तो इसी के साथ हमारा योगा सेशन को हम यहाँ स्टॉप करते हैं। आगे जो है अनिर्बाण जी विल टेक अहेड द प्रोग्राम। अनिर्बाण जी, सुरभि। Yes, Surabhi ji, I would request you to take over and perhaps start the session where you can start exchanging information about the other children with whom you Sure, sir. Thank you so much, Maharaj ji, for teaching us yoga. Thank you, Sonu Maurya ji, for teaching us yoga. Now, मैं अभी अपने सेशन को आगे ले जाना चाहूंगी, जिसमें हमारे मिशन के कुछ बच्चे हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हम सभी के साथ।
तो सबसे पहले मैं विशिका को बुलाना चाहूंगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बच्ची है, जिसको पिछले 8 साल से डायबिटीज है, जो कि एक योगा एक्सपर्ट है खुद में और बहुत अच्छे से योगा करती है। तो मैं सबसे पहले विशिका को बोलूंगी कि वो हम सभी को योगा के बेनिफिट्स के बारे में कुछ बताएं। विशिका। विशिका अपना वीडियो ऑन करो। अनिर्बान जी अनम्यूट विशिका। हाँ, yes sir, I'm doing it. विशिका अपना वीडियो ऑन करो। विशिका डाउन बॉटम लास्ट बटन। Yes, she's there. बोलो। Unmute कीजिए। ये विशिका अपना माइक ऑन करिए। वीडियो ऑन तो था। हाँ, विशिका अपना वीडियो ऑन करो, माइक ऑन करो। नेक्स्ट कौन है? सुदीप। Okay, I think Vishika, okay, she's in. Please go ahead, Vishika. विशिका माइक ऑन करो। ऑफ हो जा रहा है। माइक ऑन करो। She went away. विशिका, मम्मा की हेल्प ले सकते हो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो। वीडियो और माइक ऑन करो। विशिका, आपको नीचे स्क्रीन पर 2 ऑप्शन आ रहे होंगे। तो फर्स्ट वाला है अनम्यूट करने का, सेकंड है वीडियो ऑन करने का। तो दोनों पर क्लिक करिए और आप हमें फिर दिखाई देंगे। नेक्स्ट कौन है? हाँ, विशिका वीडियो ऑन हो गया, माइक ऑन हो गया। वेरी गुड। विशिका बोलो अभी। नमस्कार, मेरा नाम विशिका है। मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। मुझे 7 ईयर से डाइटिंग है। मैं डेली योगा करती हूँ, जिससे मैं शुगर भी कंट्रोल होती है और मैं अच्छी डाइट लेती हूँ। और मेरी यूनिट अब कम हो गई है। अब मेरी यूनिट 25 हो गई है। और आज मैं आप लोगों को बेनिफिट्स बताऊंगी योगा के। तो योग से हमें संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखते हैं। यह मस्तिष्क में सुस्त रहता है। यह तथा शरीर तंदुरुस्त रहता है। यह वजन कम करने में मदद करता है। यह जीवन लेवल को कंट्रोल करता है। वह डायबिटीज रोगियों के लिए यह बेहद फायदेमंद है। यह शरीर को मजबूत लचीला बनाता है, तनाव चिंता दूर करता है तथा प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमें शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ करता है। इससे अनेक रोग दूर होते हैं। मन खुश व शांत रहता है। सकारात्मक होती है। तो यह हमारे संपूर्ण विकास करता है। सभी को योगा करना चाहिए, क्योंकि ये हमें खुश रखता है और हमारी पूरी बॉडी को लचीला बनाता है। ओके, थैंक यू सो मच विशिका। तो आप सभी देख सकते हैं कि विशिका रोज योगा करती है और उसने शेयर करा कि उसकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई है। तो हम सभी बच्चे भी अगर रोज योगा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें भी बहुत कम इंसुलिन लगेगी। तो इसलिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखिए और रोज योगा करिए। थैंक यू विशिका। अब नेक्स्ट हमारे पास एक बच्चा है, सुखदीप। सुखदीप, आर यू देयर? वीडियो ऑन करो, माइक ऑन करो। सुखदीप, अपनी वीडियो ऑन करिए, जो कि यहाँ पर आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आए हैं। सुखदीप। Good morning, all of you, respected family. Myself, Sukhdeep, and I am right now 20 years old.
I am suffering from diabetes with last 14 years. I am a very early age. I got diabetic patient between 2.5 years old. And somebody people are say diabetic are very big problem. I people say that diabetic are very big problem, but it is not a very big problem. We can check our daily sugar level. We can take a proper insulin, proper food. We can easily handle it with very and it and after conducting Ramakrishna mission before 4 to 5 years, I with Ramakrishna missions and now diabetic is no painful for me. Thank you. तो सुखदेव जी आप हिंदी में बोलना चाहेंगे अपने बारे में? जी स्वामी जी, हिंदी में कुछ बोलिए अपने बारे में। अपने बारे में स्वामी, किस टाइप अपने बारे में स्वामी जी? आप क्या करते हो? पहले क्या दिक्कत था, अभी कैसे हैं, आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? जैसे स्वामी जी पहले तो थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, बॉडी डेवलपमेंट नहीं था, हाइट वगैरह, बॉडी वेट लॉस होना। जैसे आफ्टर आपके पास आने से ट्रीटमेंट लेने से काफ़ी हद तक सुधार है। जैसे कि मैं बैडमिंटन खेलता हूँ शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए, और स्केटिंग भी कभी कभी स्केटिंग क्लास ज्वाइन कर लेता हूँ, उससे बॉडी के ऑल पार्ट्स में बहुत हेल्प मिलती है। अभी आपका शुगर ठीक रहता है? जी स्वामी जी, आज 168 था मॉर्निंग शुगर। B1C कब हुआ था आपका? लास्ट मंथ हुआ था। आपका HbA1c कितना था? 9 पॉइंट समथिंग था स्वामी जी। तो 7% लाना है। ओके, आई विल डू बेस्ट। Okay, thank you so much, Subdeep. Next we have Arna Pundir with us. वो एक छोटी सी बच्ची है जिन्होंने हम सभी के लिए एक डांस प्रिपेयर करा है। सो आर्ना, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी कि आप अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करें। आर्ना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट योर वीडियो। आर्ना पुंडीर। माइक ऑन करिए आर्ना। Yes. So my name is Arna Pundir and I study in transport in Greenway Modern Senior Secondary School and रुड़की, and मुझे 6 years से डायबिटीज है। तो आज मैं एक डांस परफॉर्म करने वाली हूँ। ज्यादा से ज्यादा करिए सेल, क्योंकि प्राइसेस है होलसेल। मैं दिन भर सोच में डूबूं, मेरा तुम चाकू न सोऊं, तू ही मेरे सपनों में ओ सजना। मैंने पायल है चमकाई, तो आजा तू हर जाए। मैंने पायल है चमकाई, तो आजा तू हर जाए। मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना, जाना पर तरसा ओ सजना, आ जाना पर तरसा। आँख में गजरा, बाल में गजरा, बिटिया जो लगाई रे, देख के मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए। मेरी चूनर उड़ उड़ जाए, मेरी चूनर उड़ उड़ जाए। चली जब ये पुरवाई
कनकाई अब तो आजा तू हर जाए मैंने तोड़ी है कनकाई अब तो आजा तू हर जाए मेरी सांसों में तू है बसा ओ सजना आ जाना पर तरसा Thank you. Thank you. Thank you, Arna. Thank you so much, Arnab. So we have Dr. Linita with us. She has already joined. I'm just checking with Dr. Shweta if she has joined. So, Surbi, do we have any more children you would like to speak to, or I think No, sir, this much from our side. okay, fantastic. So I think we are perfectly more or less on time. We are at 3 minutes past 10. So I would make Dr. Linita as spotlight and welcome Dr. Linita. My name is Anirban and we have our senior, our mentor, Swami Dayadipananda. You can see him on the spotlight now. You can unmute Dr. Linita. Yes, now I think we'll be able to hear you. Good morning, everyone. Yes. Children family, we call them as Diachams, Diabetic Champions India. So I think already Anirban has briefed you about the program. We've been working together for the last 10 years or so. And because of COVID-19, we are conducting regular support group meeting online. And we are very happy to have Dr. Linita Ji, who is a pediatric endocrinologist, Apollo, Hyderabad. And on behalf of all the diabetic children family and supporting the people, we welcome Dr. Linita Ji for today's special session. Namaskar. Welcome to Dr. Linita. So, Dr. Linita, any opening comments from your side, and then I can hand it over to Surbi because she is a very bright 24-year-old student, and she is also type 1 diabetic, and she will take the session with you in terms of interacting with you. Just to So, mention, yes, a little about my background. I'm currently a work as a consultant in pediatric endocrinology and diabetes at Rainbow Children's Hospital as well as Apollo. So in Rainbow Children's Hospital, Hyderabad, we probably look after almost 300 to 400 children between myself and 2 other colleagues of mine. We understand it's quite a challenging condition to manage, but once you get your basics right and keep it simple, it is something that can be easily managed, incorporated into your daily life. And I don't think any individual or child who has been diagnosed with type 1 diabetes should think any different from any other child. It basically, you need to spend about probably 15-20 minutes extra to plan out your day so that it runs smoothly. But beyond that, I don't think it should be looked at as a big challenge, or it's like, because we come across a lot of parents who think this is the end, there is no scope for my child. And that is something that has to be removed from everyone's mind, that having type 1 diabetes is a condition, yes, which is difficult to manage, but not impossible to manage. And understanding the basics and doing what is supposed to do on a regular basis, making it a habit, will lead to good HbA1c control as well as a long-term good quality of life, so that they can achieve whatever they're destined to. I totally second what Dr. Linita has said. Yes, as with any chronic diseases, it's there's so many ways that we can live around it, modify our daily habits and all, and lead a very meaningful life with those limitations as well. So yeah. So let me take the privilege of introducing Dr. Shweta, because Dr. Shweta has been with our children earlier. Yeah. And we heartily welcome you back, and so much thanks for you to have introduced Dr. Linita to us.
And I will now hand it over to Swamiji and Surbhi to take the session with you forward. You have all the details of both these esteemed professionals, circulated earlier in our WhatsApp groups. So over to you, Surbhi, and I request Swamiji to support Surbhi, and both of you can speak to the doctors in terms of how you want to take it forward. Over to you, Surbhi. Okay, thank you so much, sir. First of all, good morning to Dr. Leena and Dr. Shweta. Myself, Surbhi Chaudhary. I'm doing Masters in Zoology and I'm 24. And I'm type 1 diabetic for the last 15 years. And my A1C is 6.4%. And I practice yoga on daily basis. I follow a plant-based diet as well. And recently from September, I'm following this plant-based diet. And I've seen tremendous results in my blood sugar. Last time my A1C was 5.9 and this time it's 6.4. Earlier it used to be around 7, but I found it very difficult to bring it down to 7. But with a healthy routine, I'm managing it really well. So what Dr. Leena said, I feel the same, that diabetes is not at all a disease. It is just a condition and we can manage it with proper routine really well. So on behalf of all the kids, I've prepared some questions which I would like Dr. Leena and Dr. Shweta to answer. So first of all, I would like to go ahead with Dr. Shweta ma'am. So ma'am, what I feel the questions kids have in their mind. So I've prepared some. The first one is, what are the long-term complications of diabetes and how can I avoid them? So long-term complications of diabetes, as we all know, that diabetes leads to lots of complications related to, kidneys, called diabetic nephropathy, then in eyes, all the microvascular things, the eyes, the diabetic retinopathy. It can also lead to later on heart diseases and all. So basically the key point is to see, once you have, there are modifiable and non-modifiable factors for any disease. So the non-modifiable factor like the genetics, that is not in our hands. We do not have any control over that. We cannot control that. But the modifiable factors is what we are looking at. Modifiable factor is the environment within and without, right? So within our environment, like as you said, Surbhi, that we have to enhance ourselves by doing yoga, meditation, and all those things. At some level, these things helps with any chronic disease. It brings down the stress levels, and it has been proven that stress has linkages to, these chronic diseases, lifestyle diseases. Then maintaining a good lifestyle, that means that you have to be very careful about maintaining your sugar levels. Means your diet has to be right. You have to do the right kind of exercise. You have to take care not to put on weight, because obesity is another factor that adds injury to the insult. Like you should not, like obesity will again damage all these organs. Should not develop hypertension, go easy on salt, avoid non-vegetarian diet, as they say, So these are the basic things that we have to take care of. Yeah. And of course, you have to be very meticulous with your follow-up with the doctor and follow all the things that the doctor says to the T. That is one of the very important things. You should never, ever miss your follow-ups. You should never, ever, and yeah, keep in touch with the healthcare professional and do the correct things as far as any healthy lifestyle is concerned. And what I believe in all these things, that you have to develop a healthy lifestyle for yourself, but as a family also, because when we are talking of small kids, we cannot just have the small kids, eating a proper kind of a diet or doing a particular kind of food or doing a particular kind of exercise. So these habits have to be modified at a family level. So a lot of, family counseling, and people have to be motivated basically. And the understanding that the modification of habits, that there is something that we can do about the disease, right? That understanding has to be instilled in, like you would understand that, Surbhi, that understanding has to be instilled in the parents as well as the children. And once they realize, okay, things are under our control, we can do something about it, then they will follow whatever you have to say and whatever lifestyle habits they have to lead and all those things. Exactly, ma'am.
Ma'am, when I was diagnosed, my family used to follow the same routine what doctor prescribed me to follow. But now I'm a grown-up girl, and now I ask my parents to follow what I'm following. So I make them follow my routine. Probably, like, that is the way to go, because that is a healthy lifestyle, and that is going to benefit a person irrespective of the fact whether he has kidney disease or liver disease or diabetes or any other disease. So healthy lifestyle is very important. Exactly, ma'am. I have one more question. That is, when should a diabetic person consult a nephrologist? See, diabetic, what I think Dr. Lineta will be a good person to answer this question. But what I understand is that when the children follow up with, or when a patient with diabetes follows up with the endocrinologist, they do this spot urine protein creatinine ratio, the protein passage in urine, and the serum creatinine levels at a regular basis. And the moment that some abnormality is found in the report, I think that is the point, that the nephrologist should be involved at the earliest, rather than waiting for the things to escalate further. Okay, ma'am. So I would like to ask one more question. If my blood sugar is fluctuating, can I ask Dr. Linata to add on that? Sure, ma'am. Basically, with the screening for complications, current recommendations, you go by international guidelines and local guidelines. If you've been diagnosed with diabetes for more than 5 years, or if your age is more than 10 years and you've had diabetes for more than 2 years duration, you should start doing screening for complications. Now that becomes very tricky in a country like ours, where there is no social support system or follow-up as to whether this is happening or not. So with a lot of my patients, I actually tell parents, we're going to start screening from day one. So from 1 year of diagnosis, I do the basic ones, and the basic ones are you're looking for a thyroid condition, because if you have type 1 diabetes, your chance of developing hypothyroidism is high. There's a lot of say about calcium and vitamin D. So if they can afford, we also check the vitamin D, their blood pressure, and we always do a urine protein creatinine ratio with a serum creatinine. Now, if your urine protein creatinine ratio, based on what the different labs will give you different ranges, is abnormal, the first thing we look at is trying to control their sugars, because at this stage, if you can get your HbA1c under control or sugars under control, this is something you can reverse. So we give them that opportunity to try and reverse it by sort of fine-tuning their insulin regime. And if the ratio comes down and settles back into the normal range, then there is no need for a referral. But if your repeat one in a month or a couple of weeks is still high, I usually refer to the nephrologist. Most of the time, they don't land up doing anything other than monitoring for a couple of months, and with fine-tuning of insulin, it comes back to normal. But there are 2 or 3 children which I have, which have actually gone on to hypertensive agents just to get this under control. So screening is what is required, and identifying it early. Even your basic eye checkup. We don't see retinopathy in children, but there have been enough reports, and during training time, we've seen young adolescents or adults like 20, 21, 22 with signs of retinopathy. Again, if you pick that up early, you can reverse it. So screening is what is more important. If you develop it, sometimes it's not in your hand. You might be doing the best control and doing everything right, but you might be at a risk of developing a complication. But identifying that complication early and then acting on it is more important. So if children who are not getting regular screening, or young adults of your age who are not getting screened, need to start getting themselves screened for all these complications. And what I understand, Lineta, that most of the complications that we see in children are mostly related to the mismanagement of the See, very rarely that we see complications in. Very rarely we see complications in children, and that's why I keep telling parents, you'll be with us, and we keep on monitoring you. We are behind you, and we will keep on telling you things. We spend hours, half an hour, 45 minutes in an appointment with you. But complications are not going to occur today. They're going to occur when you're in your 20s and 30s, and that time you're going to be seeing an adult endocrinologist who cannot give the same amount of time that pediatricians or pediatric background people can give. And they can't sit and teach you these things. You should have been learning it from a young age. You should be already knowing what to do. They just guide you. So I think at the young age, it is very important that we get things right for these children.
this is the point that I wanted to emphasize as well, that in pediatric population you will not see the complications, but these complications manifest like Dr. Linata said, in young adolescents and young adults. So getting things right from the beginning is very important. And yes, see, what I understand, that there have been reports that especially in type 2 diabetes, that like they get this complication related to kidneys little early, almost at the beginning. But then we have to keep monitoring and doing the correct thing at the correct time. It's a lifelong thing that we have to take care of, and learning begins early on for this thing. Very well said, ma'am. This session is really helpful for the kids. I have one more question, that is for Dr. Shweta. If my blood sugar is fluctuating, will that affect my kidney, and are diabetics prone to having kidney stones? Yes. If the glycemic control is not good, then that is going to promote kidney damage. It just causes some inflammation and kind of progression of the renal disease. It just accelerates the whole thing. See, if a person has to get diabetic nephropathy, he's prone to that, he will probably get it. But then if the sugar levels are not in correct range, then that is just going to get accelerated. So correct glycemic control is very, very important. And as Dr. Linata had said in the previous question also, that they usually, the kids are given the opportunity of controlling the sugar level properly, and then rechecking the urine for albumin to see whether the proper control of your albuminuria, as we call it, is achieved or not. So glycemic control, what I understand, is very, very important. And coming to your question, whether children can develop, they are more prone to develop renal stones. Yes, basically what happens in diabetes, that the urine of the diabetic kid is little acidic. Now all these complications even is more when the glycemic control is not that good. So acidic urine promotes the formation of kidney stones. The salts which should ideally dissolve and pass out in urine, in acidic urine, that salt is precipitated, and that leads to formation of kidney stones. So yes, if in diabetics, if the sugars are not properly controlled, then they are more prone to renal stone formation. All right, ma'am. I have some questions for Dr. Linata ma'am as well. Ma'am, my first question, which I feel kids have in their mind, is what should be my goals regarding blood sugar levels? See, your aim is to try and get your sugars as normal as possible. I think that is the aim. That is what we're going to aim for. And when we aim for that, yes, it's not always going to be a steady, straight line that you're going to have the same sugars every day. So what I usually tell my patients is, our aim is to get at least 70% of your sugars under control, literally in the range. So for very young children, like toddlers or children who are less than 5 years, we sort of say try to keep all your sugars less than 180, and your pre-breakfast, your fasting sugars less than 120. But as children grow older, we push them to get pre-meal sugars of less than 150, and post-meal sugars definitely less than 200, ideally less than 180. Now, if you look at the current evidence and what is going around with all the research, if you can keep 70% of your sugars in a day less than 180, your HbA1c is going to be around 7%. And the current aim is to keep it between 7 to less than 7.5. Now, if somebody can maintain it at 5 and 6, that is great. But your aim shouldn't be 5 and 6s, because a lot of children who aim for 5 and 6s might be having a lot of low sugars. Low sugars cause equal amount of trouble for the child. So we say aim for below 7.5 without having frequent low sugars. All so right, the aim is the same as you want for any other individual without diabetes, but you have slight margins where you can go up to 180, 200 to the max. Exactly, ma'am. The second question is, can type 1 diabetes be reversed? As of today, there is no permanent cure for type 1 diabetes. There are a lot of things being said, and I think there are a lot of
constant things keep coming up with different ways of managing type 1 diabetes. What I again tell all my patients is, if there is a permanent cure for type 1 diabetes, it doesn't have to be promoted. It's going to be given to every child or every individual who deserves treatment for it. As of today, we don't. Will we get it tomorrow, in 5 years, 10 years? Time is going to tell us that. As of today, to manage your type 1 diabetes, to have a good quality of life, I say there are 4 main things, like the 4 legs of a stool: checking your sugars, giving yourself insulin, eating a healthy diet, and exercising. These 4 things is what is needed. And how you give your insulin, again, it does not matter. The reason I'm highlighting this is we get patients saying, ma'am, if we have a pump, will it make my sugars better? Does not matter. You can give insulin through a syringe and still have wonderful control, and use a pump and have disastrous control. So the answer to your question is no, there is no permanent cure as of today. Thank you, ma'am. I have one more question. This is a very common question, I think, which every kid has in their mind. And the question is how to handle with hypoglycemic attack. Okay. See, if you are able to recognize your hypoglycemic attack, then you're lucky. There are some children who are not aware that they're hypoglycemic. And even with young children under 5, it might be difficult for them to express whether they're going through a low sugar. So signs for parents is behavior change, sudden stubbornness, suddenly becoming very quiet, suddenly asking for food, or going down and lying down. These should trigger the parent to say, okay, I need to go and check it. Now, once it's not about you feeling low, you have to document that you have a low sugar. Because if somebody who is used to sugars of 300 and 400, if their sugars go down to 100, they're going to feel hypoglycemic. And that is not something you have to treat. You just have to sit it out. Now, hypoglycemia or low sugar is when your blood sugar is less than 70. And when it's less than 70, your aim is to increase it immediately. Now, when we say immediately, it has to be done within 10-15 minutes. If not, your sugars will go down to 50s, 40s. There is a good chance that you can become unconscious, have a seizure, and land up in a lot of trouble. So how do you treat a low sugar? Now, if you ask different people, you'll get different answers. And the most common thing which parents use is a chocolate. And that's something that we completely discourage. Now, if you want to eat a chocolate with extra insulin at a certain time. But a low sugar management has to be done with something which is going to dissolve within your mouth. So that could be something like sugar, Glucon-D, or glucose tablet, even Appy juice. Appy juice doesn't have a lot of sugar compared to fruity and Maaza. So the other juice that we sometimes recommend to families is an Appy juice. So these are the 3 things that you should consider with the moment you recognize that you have a low and you've confirmed it with a blood sugar. Once you've given this, again, ideally, you need to recheck it in 15 minutes and then give extra if needed. Now, we have to understand that strips are costly. Parents can't afford doing repeated number of blood sugars. So what I usually say is give them a good decent amount of sugar, Glucon-D or Appy juice, and follow it immediately by a snack or a meal based on what time it is. Now, if it's a meal time, you just go and have your meal. If it is not a meal time, then have a reasonable, what I would say is a slow release carb as a snack. Now, what can you have at home at that moment? Whatever is there. It could be a leftover idli or dosa from a morning breakfast or poha, or a glass of buttermilk, or a slice of fruit, a slice of bread. Though bread is not something we recommend because most of the commercially available breads are made of maida, and maida will actually shoot your sugars up. But if you don't have anything, it is better than not giving anything. And in school, I usually tell my patients and parents to keep a box with the teacher which contains Glucon-D, an Appy juice, and that is the only time I say have a Marigold biscuit packet. Because that's the only thing that the teacher can keep without it getting spoiled for some duration. Otherwise, I don't recommend any biscuits because all biscuits are made of maida. That's the only way a biscuit can survive in the supermarket shelf. So this is how we advise patients to manage their low blood sugar. Okay, ma'am. Ma'am, what we usually ask our kids at our center to take at the time of hypo is a hypo pack, which contains 7 to 8 grams of raisins and 7 to 8 grams of almonds. Like total 15 grams of a hypo pack. Yeah, 15 grams. So again, it's all about availability. There are some parents who use honey.
honey is also fine, because at that moment, what we're trying to tell parents and children is something which is going to digest quickly. So yes, Exactly. raisins, the moment you bite it, it's going to release sugar, your sugars will go up. You can even use a date. One date has 15 grams of carbohydrates, so one date can also be used. So as long as it is quick dissolving, quickly, it's going to increase your sugar, you can use it. Exactly, ma'am. Thank you, ma'am. I have one more question. What lifestyle changes will I need to make when I get diagnosed with diabetes, and how can we cut down on our insulin requirement? Insulin requirement, I think, see, insulin requirement, I don't think one should go into type 1 diabetes thinking about how can I reduce my insulin requirement. I think your first aim is how can I get my blood sugars under control. So now that can be done with insulin, with diet, and with exercise. So once you've got your blood sugars reasonably under control, then you have to look at how much of insulin am I using per day. And if you are using more insulin, then you've got to look at your diet. Is my diet contributing it to my blood sugars, and that is why I'm needing high sugars? So you have to look at it that way rather than trying to reduce your insulin. You're allowed a certain amount of insulin. We all require insulin. We all produce insulin every day. You are replacing what you're not producing. So you need to replace the amount you require. You don't need to replace more, but at the same time, you shouldn't push yourself to replace less. So you need to look at your diet as well. Now, the question also arises with, again, a lot of my patients ask me is, can we reduce the number of injections? You might be able to reduce the amount of insulin you use in a day based on your diet and your exercise. But your insulin shots, the number of injections are not going to change because you're not going to stop eating. You are going to eat 3 meals a day. You do require your background insulin. So the amount of insulin can be reduced, but not the frequency. That needs to be understood by all patients with type 1 diabetes. Exactly, ma'am. So, ma'am, what we usually follow over here is the basal bolus concept. I hope your center is also following. We mostly use basal bolus. Very occasionally, we definitely don't use mixed preparations. We do use the modified basal bolus of using Insulatard and Actrapid for some patients who cannot do the basal bolus for whatever personal reasons. But otherwise, it's only basal bolus that we recommend. All right, ma'am. Ma'am, as you said that diet plays a very important role in bringing down our insulin requirements. So I've experienced the same. Earlier, I used to take 60 units per day of total insulin. And now with proper diet, with proper exercise, now it has reduced to 35 to maximum 40. Some days it is 30. So it is a very good thing, which I personally feel. So all the kids can follow this. Diet, yes, definitely plays a huge role, and there is a lot of talk about diets in currently. See, as pediatricians and being from the medical field, what we recommend is a well-balanced diet. We say a low-carb diet with decent amount of protein and fat. Now, currently, there are a lot of people who use different types of diets. There's a Bernstein's diet, which a lot of people follow. You're following a plant-based diet. See, we've had a lot of friction when it comes to diet. We recommend a certain type of diet. But now, over time, with my patients and children who come to me, what I've sort of come down to is, if that diet works for you as an individual and as a family, and it does not compromise the child's growth in both height and weight, as well as their calcium and bone metabolism and all of that, then that is fine. I think I have to accept it, even though I might not like that diet. I'm having to accept those diets because if it's working for that family, then it's great. So for as long as that is the case, see, you're a grown-up young lady, so your diet can be a little bit different compared to somebody who is 5, 6, 7, 8, or somebody who's going through puberty. Their requirement for calories, protein, minerals and vitamins is huge. And if they don't do it at the right age, they're going to suffer from those problems at a later age. So as long as you can keep that in mind, that all the parameters you're looking at are being fulfilled, and if the diet you're following works for you in keeping your sugars under control, that's fine. I don't think there's a diet to say that this is the best diet. Exactly.
So, ma'am, we have some questions in the chat box as well. The first one is from Arna Pundir. She's 9 years old. She's the one who has performed dance. Okay. Her question is it possible, can we live without side effects? Okay. I would say that I don't think this generation, or probably in the last 30-40 years, individuals are actually surviving for a long time. You can hear individuals with type 1 diabetes in their 60s and 70s now. Few decades ago, that wasn't the case. So what I would say is, I don't think we can live without complications, because even without diabetes, as old age comes, we develop certain complications related to old age. But good control of diabetes can delay your onset of complications to an older age. You can start developing complications at 50s and 60s rather than 20s and 30s. So completely without complications, I wouldn't say that's going to happen. But if you have really good control, and your genetic makeup also plays a role. Certain individuals are more easily predisposed to complications. And I think we see that a lot in type 2 diabetes and type 1 diabetes, where certain individuals are in renal failure within 5 years of diagnosis of type 2 diabetes, and the others don't develop it at all during their lifetime. With type 1, what we do know is complications in comparison to type 2 are much less, because we use insulin. We are hitting at the blood sugars every day at every meal. The moment you identify a high sugar, you're giving extra insulin. So the exposure of the small blood vessels to high sugars is limited. So the complications tend to be less severe compared to type 2. But living without is not, probably I wouldn't say that's going to happen. Okay, ma'am. We have one more question from Anirban sir. He's asking. In fact, this question came to me as a private message from somebody. Like, people are asking that, this gentleman asked in Hindi actually, that it's a complex ailment, type 1 diabetes. Is it possible to monitor over telephone? Like, if I call up the caregiver, or do I need to visit? Because Corona time, it is very difficult. That's what. See, what we usually say is once every 3 months, whether it is, you need to see your doctor. The reason being, you give with the multiple injections, there is a good chance of developing lumps, and parents don't realize that, and they keep on giving insulin in those lumps, and that results in high sugars, and then they increase their insulin doses, and you'll end up giving it in the right spot, and then it causes low sugars. But otherwise, see, during this lockdown, I've had patients who come to me after a year, but they've been in touch with me through an online consult. So for online consult, what we say is you need to have your sugars, all your sugars for the past 2-3 weeks in place in a table form that we can understand easily, so that we can look at it and then work on it. See, end of the day, there is no right dose for a specific age. What is right is whatever brings your sugars down. So during this last 1 year, not just me, I think a lot of my endocrine colleagues have been doing online consult with type 1 diabetic patients. The reason being so that we can avoid them coming to hospital, exposure. And end of the day, it's only managing the sugars. Most of the time, you know what to do. You just need that extra information or reassurance that what you're doing is right, or adjusting the doses or adjusting the injection sites. So definitely you can do an online consult. Yeah. I wouldn't say phone consult, because I think phone consults are quite difficult. I think some amount of face-to-face communication has to be there. And so video, I think a lot of hospitals do provide video consults, and that is better, so that, a lot of body language comes across with the video consult that will help in adjusting one's sugar control or doses as well. Correct. Right, ma'am. Here I'll request Swamiji, because there are a lot of people who have mentioned in our WhatsApp group also, some people have said that they would like to understand the exchange, what just happened with Dr. Sweta and Dr. Linita in Hindi. So Swamiji, being a diabetologist himself and a doctor himself, and working with the diabetic patient for so long, Swamiji, आपकी जो समझ और आपकी ओन अंडरस्टैंडिंग जो हमारे दोनों डॉक्टरों ने कही है, उसको आप थोड़ा अगर व्यक्त कर सकें इन हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के लिए, स्वामी जी, ओवर टू यू. First of all, my heartfelt thanks to both the doctors, Dr. Sweta ji
Dr. Limita ji for their valuable time, and also thanks to Sukhbi and Anirban ji for conducting the whole session. Yes, it has been a great learning and re-emphasizing the thing. अभी तक जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जो इंग्लिश में ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए मैं दोहरा रहा हूँ। जो भी आपने सुना, सभी के साथ एक संवाद हुआ, आपके प्रश्न थे, उनसे पूछा गया। डॉक्टर श्वेता जी एक स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, साथ में बच्चों में जो किडनी की बीमारी देखा जाए तो उसके भी स्पेशलिस्ट हैं, और उनके साथ में हैं डॉक्टर नीता जी जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, और बच्चों में स्पेशली जो एंडोक्राइन टाइप 1 डायबिटीज का स्पेशलाइजेशन क्लिनिक में अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद में काम करते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, मैं ब्रीफ में 1 या 2 मिनट में ही उसको संक्षिप्त में बोलूंगा। तो सबसे पहले जो हमने सीखा दोनों डॉक्टर से, अगर हमारा जीवन शैली ठीक रहा तो टाइप 1 डायबिटीज के बावजूद हम नॉर्मल अपना जीवन बिता सकते हैं। अगर आपका ब्लड शुगर सुबह नाश्ते से पहले, दोपहर खाने से पहले, रात को खाने से पहले 120 के बीच में अगर है, और खाने के बाद पीपी जिसको हम बोलते हैं 180 के आसपास है, और आपका HbA1c 7% के आसपास है, तो आपको यूजुअली कोई भी दिक्कतें नहीं होंगे। टाइप 1 डायबिटीज रहने के बावजूद आप नॉर्मल रह सकते हैं। और जब खान पान का बात आता है, अवॉइड ऑल द फास्ट फूड और जंक फूड जिसको बोला जाता है, जैसे गेहूँ, पूरा गेहूँ, होल ग्रेन जिसको हम बोलते हैं, जिसमें विटामिन, मिनरल, फाइबर ढेर सारे हैं, ये खाने से आपका स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वो फाइबर, विटामिन निकाल के पॉलिश करके जो मैदा बनाते हैं वो आपका स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका शुगर को तुरंत वो बढ़ा देता है। तो अच्छा खाना, अच्छा व्यायाम, इसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स, सही खाना जिसमें मोर फ्रूट्स एंड मोर वेजिटेबल्स, ज़्यादा से ज़्यादा फल और सही सब्जी खाने से आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और जब बात आता है टेलीमेडिसिन, यस, कोविड-19 के टाइम में बार बार बाहर न जाके आप ऑनलाइन में भी टेलीमेडिसिन के जरिए आप कंसल्ट कर सकते हैं अपना स्पेशलिस्ट डॉक्टर को। उसमें मेनली जो इंजेक्शन साइट है, जो ऑलरेडी आपको सिखाया गया है, उसी को और एक बार दोहरा के समझाना पड़ता है। अगर कोई ठीक कर रहा है तो बोलना पड़ता है हाँ आप ठीक कर रहे हो, कोई गलत कर रहा है तो उसको ठीक करना पड़ता है। तो इस तरह से जो संवाद, एक चर्चा हुआ, बहुत ही अच्छा रहा। और जैसे हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में बात आया, तो लो शुगर होता है तो शुगर लो होने से दिक्कतें होते हैं, वो लो शुगर को नॉर्मल लाने के लिए आपको जो जो करना है, जो हाइपोफैट यहाँ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, अलग अलग लोग अलग अलग अपना प्रैक्टिस करते हैं, और उन्होंने यही बताया कि जो शुगर लो हो उसको ऊपर लाने के लिए इजीली डाइजेस्टेबल जो शुगर, सिंपल शुगर हम जिसको बोलते हैं, हाँ, एक हो गया चीनी, एक हो गया ग्लूकोज, दूसरा हो गया सम जूस लाइक हनी, और जो भी एप्पल जूस, ये सब। लेकिन आइडियली हमने जो यहाँ प्रैक्टिस करा है, अगेन अंडर द डायरेक्शन ऑफ वेरियस पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, and which is very much practicable with us, and because we are living as a family, और हमारे बच्चों का सबका एक सपोर्ट मीटिंग है, आपस में भी आप लोग समझ के कर रहे हैं। तो जो हाइपोफैट जिसको बनाया गया है, जिसमें 7 से 8 ग्राम रेजिन रहेगा, द्राक्ष जिसको हम बोलते हैं, और 7 से 8 ग्राम आलमंड, बादाम रहेंगे। तो ये जो है आइडियल हाइपोफैट, और इसमें हमारे सारे बच्चे जो हैं जहाँ भी जाते हैं अपने हाइपोफैट साथ में ले जाते हैं, उधर देर ट्रैवलिंग, अगर घर में है, बाहर है, हमेशा उनके साथ उनका एक हाइपोफैट है। तो आई थिंक दिस इज अ बेटर प्रैक्टिस rather than, क्योंकि क्या हो जाता है एप्पल जूस जैसे तो वो बहाना कर लेते हैं, जानबूझ के शुगर लो करके फिर वो खाने की इच्छा से, गलत खाने की इच्छा से उसको कर लेते हैं। तो यही हमारा एक्सपीरियंस है कि हाइपोफैट इज बेटर। And when it comes to exercise and yogasana, again,
पिछले स्पेशली 3 साल से हमारे सब बच्चे, पेरेंट्स, सब लोग मिलके योगा प्रैक्टिस करते हैं। जून 21 अभी पास में आ रहा है। जून 21 को हम सेलिब्रेशन भी करते हैं। सब बच्चे अपने फैमिली के साथ योगा प्राणायाम करते हैं। और डॉक्टर लीला जी ने जो बताया कि सारे घर में बच्चे, पेरेंट्स मिलके अच्छे अभ्यास करना है। तो जब नए बच्चे आते हैं, उनको ये सारी चीज समझाना मुश्किल होता है, तो पहले हम बोलते हैं ठीक है, अपना खाने के साथ इंसुलिन लगाओ, शुगर मेंटेन करो, आप ठीक रहोगे। लेकिन जब एक फैमिली के जैसे वो जुड़ जाते हैं, रेगुलर हमारे डायबिटिक एजुकेटर, हम सुरभि जैसे रोल मॉडल बच्चे जो 15 साल से डायबिटीज है और आज तक कोई कॉम्प्लिकेशन उसको कभी नहीं पाया गया है, शी इज वेरी गुड। और उसका हाइट, वेट, ग्रोथ, ये सारी चीज हम देखते हुए योगासना, प्राणायाम, meditation has immense health benefits, which is much more than the normal exercises. That is my experience, my children's experience, and we are going to produce some research papers on that. तो यही चीजें हैं जो सब बच्चे एज अ फैमिली आप लोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। और आपके जो भी प्रश्न हैं, ये प्रश्न को आप पूछते रहिए। ऐसे वेरियस कंसल्टेंट जो अपना एक्सपर्टाइज फील्ड से आके हमको समझाते रहेंगे। यही एक ब्रीफ नोट था मेरा। So once again, thank you everybody for participating in this beautiful meeting. Over to Anirban. Yeah, thank you, Swamiji. Thank you, Surbhi. Any closing comments from Shweta ji and Linita ji? We would love to hear a few words from you, and then we can close the session with a small, rendition towards the end. So over to you, Shweta ji and Linita ji. Go ahead. Yeah, I think whatever disease related had to be stated as far as general lifestyle modification and ये सारी बातें हो गई हैं। ये सारी चीज हमने बताई है। मेन चीज इसमें क्या है, once you get the diagnosis, never get disheartened with anything. When there's a problem, there's a solution. We have to look towards the solution and approach the problem in a positive way. And once we approach the problem in a positive way, the solution unfolds. So and all these things, when as far as children are involved, children cannot do things on their own. So the correct habits and the correct information has to be put across to the parents, and correct habits and have to be instilled in them, so that they take everything forward as a family growing together as a family, tackling this problem together as a family. I would not like to actually call it a problem, but the situation as a family is very important, क्योंकि बच्चों को लगता है फिर कि वो अकेले नहीं है इस चीज में, सब लोग साथ में हैं, तो आगे मिलकर के फिर आगे अच्छे से काम करते हैं। So do not get disheartened, just go ahead with a positive attitude, and life हमें मिलती है enjoy करने के लिए। God wants us to be happy. So खुश रहना है and keep doing the correct things and stay happy, all of you. And मैं जो भी पहले भी interact की हूँ आपके पूरे ग्रुप से, I've really found this group very lovely. बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, and everyone is very good over here. So सब अच्छा रहेगा, and have a nice Sunday and enjoy basically. Thank you, Shweta ji. Thank you, Linita ji. Over to you, Linita ji. I think Shweta's covered most of it. It's just with just not with type 1 diabetes. I think with any chronic condition, I think the family needs to actually parents need to accept the diagnosis quite fast. The reason being, children look at their parents and decide how to progress with that condition. So if the parents are going to be down, they've given up, or always going to be unhappy with it, then that is what the child is going to get influenced with. Now, when we see patients, there are patients who recover, who do very well, very quickly. And I think most of the time that's a positive attitude of the parents. We cannot change what we have, but we can definitely make it better. And I think that starts with the parents and the extended family. And if they're all positive, the child is going to be positive, and the child will develop a positive outlook and go on to do whatever he or she wants to do. And the whole idea of this is to make sure that that particular individual reaches his or her potential. And that only happens with a positive attitude in the house. And वैसे हम लोग तो किसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होता है? We have all different kinds of challenges. And so if this is your set of challenge, and accept it and take it head on. I mean,
That's Yes. how we have to move forward in life. Yes, thank you very much, doctors. Thank you, Survi. Thank you, Swamiji. I think मेरा जो last slide में always present करता हूँ, आप लोगों ने मेरी मुंह की बात छीन ली. So if doctors are there for and everybody is there for the next 5-10 minutes, I would like to share with you certain thoughts with which we always close our sessions. And let me just share my screen now, and I can then show you, because it's not that I had discussed with the doctors earlier, but I can tell you whatever they said. I think these slides are going to talk about almost the same thing in the similar manner, whatever they said. So as I said earlier, this was what we did, and some information about our next session. Our next session is going to be on 27th of June, which is the last Sunday of June. And Hindi में I have started adding now. अगली दिया चैम्प्स मीटिंग के लिए हमसे